नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन शार्प न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धर्मांतरण के खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया, जिसका समर्थन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी किया, जहां व्यापारियों ने स्वतः ही अपनी संस्थानें बंद कर बंद को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। हालांकि बंद करने के लिए भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। कार्यकर्ताओं ने सरकार के कार्यशैली पर ही सवालिया निशान खड़े किए और कहा कि हिंदू हिंदू से लड़ रहा है और चंद मुट्ठी भर दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। धर्मांतरण लगातार हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर सरकार विफल रही तो अब आगे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर हूं और राजधानी रायपुर में जो बंद का असर है वो व्यापक नजर आ रहा है, जहां पर इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां पर पूर्ण समर्थन यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां पर राजधानी की जिस कोने की मैं बात करूं वो कोना बंद दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी सेवाओं की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ दी गई है। उसके बाद सारी चीजें, सारे प्रतिष्ठान यहाँ पर बंद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी पूर्ण रूप से समर्थन मिला है और साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्व हिंदू समाज है वो धर्मांतरण के खिलाफ अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जहाँ पर आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बंद कराने निकले हैं। हालांकि स्वतः ही लोग अपनी संस्थानों को बंद कर रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बजरंगी हैं वो भी निकले हुए हैं, हाथ में लाठी भी है। और क्या पूरा है मामला, क्या है और क्या बंद कराने निकले हैं और कैसा समर्थन मिल रहा है, ये सारी चीजें अपन जान लेते हैं कि हाथ में लाठी भी है और लाठी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जी, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम देवेंद्र कुमार साहू है जी। मैं बजरंग दल से हूँ और आज देखा जाए तो एक शांतिपूर्ण बंद का एक आह्वान किया गया है। ये लाठी तो ऐसी रखने के लिए शस्त्र के हिसाब से, आज देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो ये बंद का आह्वान किया गया है, जो कांकेर में जो घटना घटित हुई है उसके अनुसार ये बंद का आह्वान किया गया है। और देख सकते हैं सभी व्यापारी बंधु और सभी वर्ग के लोगों जी, हमने भी देखा पूर्ण समर्थन मिल रहा है। जी, क्योंकि पूर्ण समर्थन है कि व्यापारी बंधु हो गए और जो ये साग सब्जी वाले दैनिक जो चीज़ों वाले हो गए, सभी के सभी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये समर्थन रहा है। जी, एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ भी ये आक्रोश है क्या? कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वो अपने स्तर पर कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है लोगों से भी और कुछ छूट जाती है, उसे सुधारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है अभी। चलिए ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बंद को पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। हालांकि जो अपने अपने स्तर पर लोग निकले हैं, लेकिन स्वतः ही व्यापारी बंधु हैं वो स्वतः ही अपनी संस्थानें बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में तेजी से पनप रहा है और जिसके खिलाफ में सर्व हिंदू समाज सड़कों पर है। छत्तीसगढ़ बंद का व्यापक असर तो दिखाई दे रहा है, मगर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या कारण है आप सड़क पे नजर आ रहे हैं? आज हम दुखी हैं। आज हमारी माता बहनों भाइयों का सिर फाड़ रहे हैं। 25 लोग आज कांकेर में अपनी मौत से जूझ रहे हैं, जिसमें ईसाइयों ने बलपूर्वक उनको मारा है। इनको इतनी शक्ति आती कहाँ से? इन लोगों के पास इतनी शक्ति कहाँ? ये 2% हो गए, आज हमारे 90% हिंदू। भीम आर्मी की बात सामने आ रही कि भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं। नहीं, ये भीम आर्मी के लोग उनके साथ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बजरंग दल में भीम आर्मी के युवा जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो पैसा लेके ईसाई मिशनरियों से और गले में गमछा डाल के नीला और जय भीम का नारा लगाते हैं। आज अच्छे सच्चे हिंदू नागरिक जो हैं हमारे साथ हैं भीम आर्मी के लोग। ये सिर्फ बहकावा है, हिंदुओं का छलने का काम हो रहा है और ये अगर नहीं सुधरेंगे तो 20 हिंदू बजरंग दल इनको सुधारने का काम करेगा। आदिवासियों का लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उसके बावजूद उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। नहीं, ये तो हमने मांग रखी थी। जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए उनको पूरी जो सरकारी तंत्र है उसकी सहायता पूरी बंद कर दी जाए, मगर ना शासन ना प्रशासन कोई भी इस पे अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। सब मौन हो रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं? शासन भी चाह रहा है, प्रशासन भी चाह रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो और हिंदू हिंदू आपस में मरे। यही चाह रही है क्या बीजेपी सरकार? अगर यही चाह रही है तो आप मरेंगे। आज बजरंग दल ने जिम्मा उठाया है क्या? पूरे हिंदू समाज का ठेकेदारी लिए क्या? डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। आप देख लीजिए कहीं भी आज 40
40 से ज्यादा जगह यहाँ होम चर्च बना हुआ है रायपुर में, जो धड़ल्ले से चल रहा है, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। यहाँ बजरंग दल जाके बंद कराता है। क्या शासन प्रशासन का काम नहीं है? सरकार विफल है, पूरा विफल है, सरकार विफल है। हिंदुओं की वोट चाहिए इसको, और हिंदुओं के लिए जब मान सम्मान की बात आती है तो यहाँ आंख बंद करके सो जाती है। बजरंग दल को कहा जाता है कि एक पार्टी है जो समर्थित है, बीजेपी समर्थित पार्टी। नहीं, अगर हम बीजेपी समर्थित पार्टी होते तो आज देखो हम बीजेपी को ही खड़े आड़े हाथ ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ बंद करवा रहे हैं। अगर हम हिंदू परस्त हैं, हम हिंदुओं के हित की बात करने वाले हैं। आज जितना युवा आप देख रहे हैं सब हिंदुओं के लिए जीने मरने के लिए आतुर है। अपने भाई बहनों जो कांकेर में जिनके साथ आज वो मौत के पैमाने पे खड़े हैं, उनके लिए खड़ा है। आज पूरा छत्तीसगढ़ आज उनके लिए समर्थन कर रहा है। और ऐसे में अगर सरकार नहीं जागती है तो ये दुर्भाग्य। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी आपको समर्थन मिला है? जी, हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिसने हमें समर्थन दिया, छत्तीसगढ़ को बंद कराने के लिए समर्थन दिया। ऐसे ही अगर समर्थन सरकार हमें देगी तो धर्मांतरण बंद हो जाएगा। 2% ईसाई लोग बंद तो सफल रहा, अब आगे क्या? अब आगे कल हम एक बैठक ले रहे हैं, उसमें आप देखेंगे ये बंद तो हुआ है, अच्छी बात है। और अगर सरकार धर्मांतरण, गौ हत्या बंद, इस पे अगर कानून नहीं लाती है तो ये बहुत बड़े विश्वव्यापक तरीके से पूरे इंडिया में बंद का आह्वान करेंगे हम। तो आपने देखा कि बंद के आह्वान के साथ ही साथ सरकार से बहुत सारी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सड़क की लड़ाई और कानून की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज। छत्तीसगढ़ के संघर्ष समिति के सदस्यों ने राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता रख केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नाम को सार्वजनिक करने की मांग की। संघर्ष समिति के अमितेश शुक्ल ने, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने नाम को सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर वह मंत्री से मुलाकात करेंगे और नाम को सार्वजनिक करने की अपील करेंगे। अगर नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं तो आगे संघर्ष समिति इस विषय को लेकर प्रदर्शन कर लड़ाई लड़ेगी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली हमला कहे जाने वाला झीरम घाटी का मामला एक बार फिर सामने आ गया है। क्योंकि ये मामला इसलिए सामने आया है कि कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि झीरम घाटी में उनके ही लोग शामिल थे। ये उनके लोग कौन हैं, इस मामले को लेकर संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता की है और अमितेश शुक्ला जो पूर्व मंत्री हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नड्डा जी बहुत एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं भाजपा के, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्लस यूनियन मिनिस्टर भी हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनने जब ये स्टेटमेंट दिया है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, और हमारा उनसे यही सिर्फ आग्रह है, ये उनसे विनय है कि वो तत्काल इसका नाम घोषित करके जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उसमें वो उन्हीं के लोग जो शामिल थे, तो उन्हीं में भाजपा भी हो सकती है। अब वो भाजपा को जो है वो भाजपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कोई भी हो। मेरा ये कहना, मेरी मांग ये है कि उसमें तत्काल से तत्काल उस नामों को वो उजागर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। ये मेरा उनसे आग्रह है। जी, 12 वर्ष हो चुके हैं, ये बहुत ही बड़ा मामला था, बहुत बड़ी हत्याकांड थी, मगर अभी तक नाम शामिल नहीं हुए, कोई भी एजेंसी नामों को उजागर नहीं कर पाई है, जबकि 5 वर्ष कांग्रेस शासनकाल भी छत्तीसगढ़ में रहा है। देखिए, ऐसा है कि मेन चीज़ जिम्मेदारी जो है वो सब जितनी एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां जो केंद्र के अधीन आती हैं, केंद्र में शासन जो है अभी करीब 11 साल से जो है करीब 11 साल से जो है भाजपा का है। तो हम लोग ये आशा करते हैं कि वो जो समितियां हैं, जो जितनी समितियां दूसरी चीज़ों में ध्यान दे रही हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि जब पूरा के पूरा समूल एक पूरी कांग्रेस की पूरी एक कौम जो थी, कहना चाहिए कांग्रेस की एक पूरी जनरेशन, जो सीनियर लोगों की जनरेशन थी, जिसमें शहीद विद्या भी हमारे शामिल थे, वो जब उन लोगों की हत्या हो गई तो निश्चित रूप से इसको तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में लेके भाजपा की केंद्र सरकार को जो है एजेंसियों के थ्रू तत्काल इसका नाम पता करके उनको कड़ी कड़ी सजा देना चाहिए। ये हम लोग की मांग है। जी, हत्या के समय नाम पूछ के गोली मारी गई, हत्या किया गया।
देखिए ऐसा है कि वो जो इसी से शक की सुई घूमती कि कहीं ना कहीं इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो नहीं है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो नहीं थी। ये चीज जो है शक जो है ये पैदा होता है ये नाम पूछने से, क्योंकि जो है वो नाम पूछा गया, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई किसी भी व्यक्ति ने, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नड्डा जी तत्काल उसको जो है वो उजागर करें, हम लोग को ये उससे खुशी होगी जब वो उजागर करेंगे नाम को, कि वो जिससे कि वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर हुई है तो निश्चित रूप से इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जो मास्टरमाइंड लोग हैं उनका नाम उजागर होना चाहिए और तत्काल उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपको क्या शक है कांग्रेस के लोग भी शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, सवाल ये है कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, वो तो जब नाम पता चलेंगे तब पता चलेगा। वो तो नाम उजागर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, नाम अभी तक उजागर नहीं हो रहा है। इस घटना को इतने साल हो चुके हैं और उसके बाद भी नाम न उजागर होना, ये सबसे ज्यादा जो है खतरनाक है। और खास तौर पर 11 साल से भाजपा की शासन जो है केंद्र में होने के बाद भी जो है इस पे ध्यान न देना, ये गंभीर बात है जी। तो कब मुलाकात होगी केंद्रीय मंत्रियों से? आपने समय कब लिया है, संघर्ष समिति ने समय कब मांगा है? देखिए 25 ये हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम जैसे ही होता है उसके बाद तब तक हम इंतजार कर लेते हैं, देखेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग जो है निश्चित रूप से उनसे टाइम मांगेंगे नड्डा जी से और उनसे आग्रह करेंगे कि तत्काल नाम वो जो है अगर वो सार्वजनिक नहीं बता पा रहे हैं तो हम लोग को बता दें, हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। जी। अगर सार्वजनिक नहीं करते हैं, आपको भी नहीं बताते हैं, तो संघर्ष समिति का अगला स्टेप क्या होगा? निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई हम लोग करेंगे, आपस में विचार विमर्श कर लेंगे हमारे सब सीनियर लोग और इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि संघर्ष समिति अब नामों को उजागर करने के लिए आगे के स्टेप भी उठाएगी और केंद्रीय मंत्री से समय भी इस विषय को लेकर लिया जाएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की मेडिकल पीजी भर्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सरासर गलत है, जहां छत्तीसगढ़िया छात्रों के अधिकारों का हनन राज्य सरकार कर रही है। जिसमें ये कहा गया है कि पूरा एडमिशन प्रोसेस 6449/2025 प्रभाकर चंद्रवंशी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अंतिम आदेश के अधीन होगा। इसका मतलब ये है पूरी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो हाई कोर्ट के निर्णय के बाद फाइनल समझी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जो सीट अलॉटमेंट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम सस्पेंस में। इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली बात ये होगी जो सीट अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटे से हुआ है, यदि अंतरिम आदेश उसके विरुद्ध आता है तो सारे के सारे ऑल इंडिया के मेरिट के जो होल्डर है वो सस्पेंस पे आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट कैंसिल होने की संभावना है। जहां 75% सीट छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को दी जा रही है, जिसे लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, मगर उसके बावजूद राज्य सरकार ने आनन फानन में भर्ती लिस्ट जारी की है, जिसे लेकर जूनियर डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता रख बातों को साझा किया। मैं इसको क्रम वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि नीट पीजी में इससे पहले जो काउंसलिंग होती थी वो सीजीडीएमई के कराई जाती थी। उसमें 50% जो सीटें थी वो गवर्नमेंट की 50% सीटें, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा। 50% सीटें गवर्नमेंट की छत्तीसगढ़ में जो सेवा दे रहे हैं, बॉन्ड में सेवा कर रहे हैं, जो इन सर्विस कैंडिडेट है, और छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज से जो पास विद्यार्थी उनके लिए रिजर्व रखा जाता था। और प्राइवेट की 100% सीटें हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए कम फीस में रखी जाती थी। हम जब इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरें तब भी यही विधान था कि प्राइवेट की 100% सीटें, गवर्नमेंट की 50% सीटें हमारे लिए रिजर्व रखी गई थी। जब हमारा रिजल्ट आया तब भी इसी प्रकार का विधान था, जब काउंसलिंग हुई तब भी इसी प्रकार का विधान था। अचानक से जब काउंसलिंग से भर्ती की बारी आई तो इस नियमों को परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ के बच्चों का जो 50% गवर्नमेंट की और 100% सीटें प्राइवेट की, उसको आधा करके प्राइवेट की 50% सीटें और गवर्नमेंट की 75% सीटें बाहर वालों के लिए खोल दी गई। इससे टोटल अगर मैं आंकड़ों पे जाऊं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में गवर्नमेंट में 97 और प्राइवेट में 191, टोटल 228 सीटों का, 228 विशेषज्ञ सीटों का हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। इसका स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पे सेवा देते थे और यहाँ इसे पढ़ के इसी के ही सिस्टम पे काम करते थे और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था को उठाने में जो सहयोग कर रहे थे, वो बच्चे पीजी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बच्चे जो बाहर प्रदेश से हैं जो हमारे यहाँ के एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेके पढ़ के फिर से वापस चले जाएंगे और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ में एक साथ विशेषज्ञ की भारी
कमी आएगी और ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। हम देखिए, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकार सभी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार से हम एक नहीं कई बार आवेदन कर चुके हैं, निवेदन लिखित में आवेदन हो चुका है, पत्राचार हो चुका है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस प्रकार का जो सीटों का वितरण है वो गलत है। आप हाई कोर्ट में जाके जिस आदेश का आप संदर्भ लेके इन सीटों का जो 25% जो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं उसमें क्लियरिफिकेशन लीजिए। जाके पूछिए कि आपने जो 75% सीटें जो है अन्य प्रदेश के लिए खोल दी हैं, तो क्या ये गलत है? सही। परंतु सरकार गई नहीं और बिना सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करके कल 23 तारीख को बाहर वालों के लिए 75% सीटें और हमारे जो बच्चे हैं जो सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में उनके लिए 25% सीटों के साथ अलॉटमेंट कर दी गई। तो इससे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में लगातार मजबूती आ रही है। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने बताया कि प्रदेश में 29 इंजीनियरिंग कॉलेज, 53 पॉलिटेक्निक और 101 फार्मेसी संस्थानों में करीब 60,000 छात्र अध्ययनरत हैं। वहीं इस वर्ष प्रवेश में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। सत्र 2025-26 से आईआईटी की तर्ज पर 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किए गए हैं। युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गुजरात आई हब के सहयोग से रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आई हब शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 11,683 छात्रों को 22.53 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से हजारों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिला है। बस्तर संभाग में विशेष प्रशिक्षण, आईटीआई उन्नयन, नई ट्रेड्स और प्लेसमेंट कैंप से रोजगार के अवसर बने हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार को आज 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिसमें आज हमारे तकनीकी शिक्षा, रोजगार और हमारे स्किल डेवलपमेंट का आज प्रेस वार्ता हमने आयोजित किया गया था, जिसमें हमने बताया इस 2 सालों में अनेक उपलब्धि इन सभी विभागों में हम सबको मिली है। जिस प्रकार हम देखते थे कि इंजीनियरिंग में बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर में इस विभागों ने इतना अच्छा काम किया कि 20% की वृद्धि हम सब लोगों को, बच्चों के एडमिशन में हम सबको दिखाई दिया। फिर से बच्चों का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही रोजगार, हम सब चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, तो इसके लिए अनेक प्रकार के आयोजन, अनेक प्रकार के प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोग आने वाले भविष्य में स्टेट लेवल रोजगार मेला करने वाले हैं, जिसमें हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कंपनीज से भी बात हुई और उनके रिक्वायरमेंट वैकेंसीज भी हमारे पास आ गई हैं, जिसमें लगभग 15,000 की वैकेंसी हम सबके पास आई है। तो निश्चित ही जब ये मेला होगा तो एक साथ एक ही दिन में 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम इस विभाग के माध्यम से होगा। साथ ही हमारे युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए हमने आई हब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनाए हुए, ताकि वो अपने जो नवाचार है, न्यू आइडियाज़ है, उसको वहाँ पे रख सके। हाईली टेक्नोलॉजी से लैस हमारा लैब है, जिसमें 5 करोड़ का बजट हमने अपने विभाग के माध्यम से किया हुआ है, ताकि हमारे जो बच्चे जो प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे उसमें हम उनको अनुदान भी दे सकें, प्रोत्साहन राशि भी दे सकें, ताकि उस उद्योग को वो आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं और ऐसे ही सभी विभागों में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जो ITIs हैं, आज के समय में जो इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ को जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस स्किल के बच्चों की आवश्यकता होती है, वो स्किल हम देने का काम कर रहे हैं। नए जो ट्रेड्स हैं वो हमने प्रारंभ करने का काम किया है, जैसे कि रोबोटिक्स है, हमारे AI का हो, हम चैट GPT की बात करें, ऐसे अनेक प्रकार के हम लोगों ने कोर्सेस स्टार्ट करने का प्रयास किया, ताकि तकनीकी के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे आगे बढ़े और सारी चीज़ों की जानकारी के माध्यम से वो अपने जीवन को और अपने खुद को आत्मनिर्भर बना सकें और इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सहभागिता दे सकें। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 115 अटल परिसरों का लोकार्पण होगा, जो बनकर तैयार है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में अटल परिषद का निर्माण हो चुका है, जिसका लोकार्पण 25 दिसंबर को किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती वर्ष के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के अनेकों शहरों में अटल परिषद का निर्माण किया गया है, जिसमें 115 अटल परिषद बनकर तैयार हैं, जिनका लोकार्पण उनके जन्म दिवस यानी कि 25 दिसंबर को लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल 101वीं जयंती है और ये वर्ष हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया था और जिस प्रकार से देश की तरक्की में, देश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा है, चाहे कारगिल युद्ध के समय देश के शौर्य का प्रदर्शन, चाहे पोखरण में परमाणु विस्फोट करके देश को परमाणु संपन्न बनाने का साहसिक निर्णय हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ऐसी अनेक योजनाओं ने इस देश के विकास को गति दी और सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने प्रारंभ की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की। इतना बड़ा योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता है और जिस आसानी से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को, तकलीफ को महसूस किया और तस्तरी में परोसकर हमें हमारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिया। आज जो छत्तीसगढ़ विकास के सोपान तय कर रहा है, आज छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का विकास जो हो रहा है, आज गांव, गरीब और किसान की तरक्की हो रही है, आज जो युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं, आज जो माताओं और बहनों के सशक्तिकरण हो रहे हैं, ये केवल इसलिए हो रहे हैं कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है और अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करने वाले कोई और नहीं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है। 25 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 163 स्थानों पर अटल परिसर के निर्माण के लिए एक साथ भूमि पूजन किया था। 25 दिसंबर 2024 को आज की तिथि तक 60 नगरीय निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण संपन्न हो चुका है, जिसमें 3 नगर निगम, 25 नगर पालिका और 32 नगर पंचायत शामिल हैं। और कल एक साथ 115 निकायों में निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें 10 नगर निगम में, 29 नगर पालिका और 76 नगर पंचायतों में अटल परिसर का एक साथ लोकार्पण होगा। रायपुर के फुंडहर चौक में निर्मित अटल परिसर
का प्रत्यक्ष रूप से लोकार्पण मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और बाकी 114 निकाय के लोग वर्चुअली जुड़ेंगे और उन स्थानों पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम जनता की उपस्थिति में ये लोकार्पण का काम संपन्न हो। जमीन विवाद के मामले में बढ़े खूनी संघर्ष ने एक परिवार की खुशियां ही छीन ली और ये गुनाह किसी और ने नहीं बल्कि अपने ही भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर किया। दरअसल रामानुज नगर थाना क्षेत्र के पटना बछिया बांध निवासी आनंद राम का अपने बड़े भाई भोला वगैरह से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जहां आज धान की फसल की बिक्री को लेकर हुए विवाद में भोला ने अपने पुत्रों, भाई व अन्य के साथ मिलकर आनंद राम के व उसके परिवार के लोगों के साथ लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से मारपीट कर दी, जिससे आनंद राम की मौत हो गई व अन्य 2 घायलों के सिर पर आई गंभीर चोटों के कारण प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया व मृतक आनंद राम की पत्नी बसंती का उपचार जिला हॉस्पिटल में जारी है। इस घटना को लेकर स्थानीय विधायक भूलन सिंह मरावी भी जिला हॉस्पिटल पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की बात कही। गौरतलब है कि विधायक का गृहग्राम पटना ही है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, मैं सुबह टाइम गाँव में ही था, उसी समय मुझे पता चला कि मेरे गृह निवास पटना में एक दुखद घटना घटा और उससे घटना को सुन करके मैं भी जिला हॉस्पिटल आया और जिला हॉस्पिटल आने के बाद पता चल रहा है कि वो उसका डेड बॉडी हो गया है, मृत हो गया। और ये बहुत बड़ा दुखद घटना है जो आपस में भाई भाई से लड़ाई हुआ और एक मर्डर के रूप में हो गया। उसी को देखने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी, राजदाई जी, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और देख करके जा रहे हैं। डॉक्टरों को निर्देशित करके जा रहे हैं कि इसका क्लियर करा करके। सर, क्या मानते हैं जमीन विवाद में हुई हत्या, उसके बाद फिर एक आरोपियों को कितना जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, आज की स्थिति में तो जानते हैं दुनिया भी कि सबसे ज्यादा जमीन पर भी विवादित होता है और अधिकतर भाई भाई से ही जमीन पर विवादित होता है। निश्चित तौर पर ये घटना दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा हम मानते हैं कि भविष्य में ऐसा घटना ना घटे किसी के साथ। सर सिंह, ये जो मृतक है ये कौन लगता है? मेरे पापा। क्या नाम है? आनंद राम। ये घटना कैसे हुई, क्या कारण रही, तो कैसे कब घटी? ये घटना बहुत साल से खेती विवाद घटना रही। हाँ। अब आज क्या हुई? आज मार पिटाई हुई। केकर में? मेरे पापा के मार दिन आए थे घर में। कौन कौन? भोला, भोला और चित्रांगद था। हाँ। उसके साथ में जय सिंह था। ये सब कौन लगते हैं? ये लोग मेरे चाचा। किस बात को लेकर विवाद हुआ? जमीन। हाँ। क्या धान बिक्री में भी कुछ बात? हाँ, उसी में। क्या था? धान वो लोग अकेला बेच रहे थे तो हम लोग विवाद लगाए, इसके बाद स्टे लग गया। हम इसी विवाद से वो लोग हम के घर में मारने आए। फिर क्या चीज से मारे? डंडर से मारे, ईंट से मारे। कितने लोग आए थे? वहाँ नाम बताया ना अभी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में धान खरीदी तो अच्छी चल रही है, लेकिन धान का उठाव धीमी गति से होने के कारण खरीदी केंद्रों में इस समय मेगा जाम की स्थिति बनी हुई है। कई खरीदी केंद्रों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। धान की आवक बढ़ने और 1 महीने से अधिक धान सोसाइटी में होने की वजह से धान जाम हो गई है। ऐसे में सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा धान का उठाव करने के लिए प्रशासन को कई बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। ऐसे में धान सूखने की चिंता सोसाइटी प्रबंधकों को सताने लगी है। दरअसल धमतरी समेत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू है। धान खरीदी के साथ साथ धान का उठाव को लेकर प्रशासनिक अमले ने कोई खास तैयारी नहीं की है, जिसके कारण इस समय धान खरीदी केंद्रों में मेगा जाम की स्थिति बनी हुई है। धमतरी, कुरुद,
मगरलोड और नगरी विकास खंड यानी चारों ओर धान खरीदी केंद्र में धान की बम्पर आवक हो रही है। आवक बढ़ने के बाद भी उठाव धीमी गति से चल रही है। ऐसे में धान खरीदी शुरू हुए 1.5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन धान का उठाव में प्रशासनिक अमला फेल साबित नजर आ रहा है। समिति प्रबंधकों ने कई बार प्रशासन को धान उठाव को लेकर प्रशासन को कई बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। दरबा समिति के अंतर्गत आश्रित ग्राम 5 गांव हैं, जिसमें से आज तारीख तक के 28,000 कुंटल का खरीदी हो चुका है। लेकिन अगर मान लो 2-4 दिन के अंदर परिवहन की अगर मान लो समुचित व्यवस्था या TOD जारी नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में खरीदी बंद करने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अभी धान रखने की जगह है कि नहीं है? अभी तो आप घूम के देखे हो कि धान जो है अपन ज़मीन के नीचे ड्रेनेज लगा करके लगा रहे हैं स्टेक, उसमें समिति को अतिरिक्त आर्थिक क्षति हो रहा है। तो मांग किए हैं इसके लिए उठाव के लिए आप? हाँ, इसके संबंध में ग्रुप के माध्यम से आवेदन प्रतिवेदन लगाए थे, लेकिन अभी तक तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो हम यही चाहते हैं कि परिवहन जितना जल्दी हो सके किया जाए, जिससे किसानों को भी असुविधा ना हो। अगर धान खरीदी रुकता है तो संबंधित किसानों का जो टोकन है रिशेड्यूल करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। उससे समय जो निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा वो उसके अंतर्गत खरीदी कर पाना संभव नहीं है। खरीदी अभी तक से 24,898 कुंटल की धान खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 6,060 कुंटल का परिवहन हो चुका है और लगभग अभी 18,080 कुंटल बाकी है। सर, उठाव की रफ्तार कैसे? उठाव की रफ्तार अभी धीमी है। उठाव की रफ्तार अधिकतर होना चाहिए ताकि किसानों को असुविधा ना हो। अगर धान का उठाव नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा तो जाम की स्थिति होगी, जिससे हमें धान खरीदी में दिक्कत होगी। अतः शासन प्रशासन से निवेदन है कि धान का उठाव शीघ्र करें और ज़्यादा मात्रा में DOTO काटने की कृपा करें। किसान आ रहे हैं सर धान बेचने के लिए अभी? हाँ, किसान धान बेचने आ रहे हैं। कब तक चलेगा सर? ये 31 जनवरी तक चलेगा। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक का धान खरीदी होना है। कितना % हो चुका है सर? अभी लगभग 35-40% हुआ है। बाकी के लिए क्या प्रयास किया जाए? बाकी के लिए हम लोग धान का मात्रा बढ़ाने के लिए आवेदन दिए हैं, जो आजकल में बढ़ जाएगा, जिससे किसानों को सुविधा होगी और धान अधिक मात्रा में खरीदी होगी। तो निश्चित है किसान का जो टोकन है ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा। धमतरी जिले में 2,81,000 मीट्रिक टन का धान खरीदी किया जा चुका है, जिसमें से जिले के मिलर्स को 1,10,000 मीट्रिक टन का DO जारी कर 51,000 मीट्रिक टन का उठाव किया जा रहा है। कुछ उपार्जन केंद्र है जहां जाम की स्थिति निर्मित हुई है। जिन मिलर्स का DO जारी हुआ है उनको प्राथमिकता से उठाव हेतु निर्देशित किया गया है। सर, कब तक हो पाएगा सर? कई जगह स्थिति जाम की स्थिति बनी है। हाँ, जैसे आज सेमरा में ब्रांच मैनेजर के माध्यम से सूचना आई है तो अभी 10 से 11 गाड़ी वहाँ भेजा गया है। संभवतः रात भर लोडिंग कराकर कल जो है खरीदी की स्थिति बहाल की जाएगी। संग्रहण केंद्र भी गए, पत्र भी लिखा गया है। हाँ, कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को पत्र भेजा गया है कि परिवहन की अनुमति संग्रहण केंद्र में भंडारण के लिए दिया जाए। जैसी अनुमति मिलती है भंडारण किया जाएगा। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CCN शार्क न्यूज।